बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम अजमेर के चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई उन हस्तियों को आपकी अदालत में पेश करते हैं जो न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान में अलग अपना स्थान रखते हैं। आज जिस डॉक्टर को मैं आपकी अदालत में लेके आया हूं वो है डॉक्टर प्रीतम कोठारी। प्रीतम कोठारी अजमेर के लिए कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी स्त्री रोग से जुड़े हुए रोगों से बात की हो और उनको प्रीतम कोठारी का नाम मालूम ना हो। प्रीतम कोठारी अजमेर की ऐसी डॉक्टर हैं जो पूरे राजस्थान के अंदर अपनी शल्य चिकित्सा, अपने और जो स्त्री रोगों की विशेषज्ञता है उसको लेकर बात करती हैं। डॉक्टर प्रीतम कोठारी मित्तल हॉस्पिटल के अंदर फ़िलहाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप आए, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। अब मैं सवालों के जरिए आपसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा का जो सफ़र शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? अगर मेरी बात करें तो मेरा बचपन बहुत ही छोटे विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जी। और वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन बड़ी सादड़ी से हुई है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। और उसके बाद मैंने अपनी जो MBBS की पढ़ाई है वो उदयपुर से RNT मेडिकल कॉलेज से करी है जी। और फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो स्पेशलिटी है उसमें मैंने JLN हॉस्पिटल से अपनी MS डिग्री करी है। और फिर 12 से 13 साल तक मैंने JLN हॉस्पिटल में, JLN मेडिकल कॉलेज पे कार्यरत रही हूँ। उसके बाद मित्तल हॉस्पिटल में मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा बड़ी संक्षिप्त है और मैं जैसा जानता हूँ कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और आप बहुत एक अच्छे समृद्ध परिवार से आई हुई हैं। मैं सवालों के ज़रिए अगर आपसे बात करूँ तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि आप मित्तल हॉस्पिटल में जिस तरीके से चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसके अंदर आप अपना दखल रखती हैं? वैसे तो स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते हम प्रसूति और स्त्री रोग दोनों की इलाज करते हैं, मगर मेरा जो ख़ास इंटरेस्ट है वो एंडोस्कोपिक सर्जरी में है, मतलब कि दूरबीन द्वारा सर्जरी करने में। और दूसरे रोगों का भी हम इनफर्टिलिटी में, दूसरा हमारा, मैं अपना इनफर्टिलिटी में भी काफ़ी मैंने काम किया है। तो मेन जो मेरा इंटरेस्ट है वो दूरबीन सर्जरी में है। अब जो दूरबीन सर्जरी, आप एक बिल्कुल टिपिकल सब्जेक्ट है कि दूरबीन ऐसा लगता है दूरबीन से पहाड़ों से झरने देखना, पहाड़ों से झीलें देखना, वो एक टेलीस्कोपिक वो होता है। लेकिन उससे सर्जरी किस तरीके से होती है और इसका टेलीस्कोपिक क्यों कहा जाता है इसे, इस सर्जरी के अंदर? आमतौर पर पहले जो भी सर्जरी, चाहे जनरल सर्जरी की हो या स्त्री रोगों के संबंधित हो, सब पेट खोल के बड़ा चीरा लगा के और इस तरह से ऑपरेशन होते थे। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट किया है कि उसमें दूरबीन, मतलब टेलीस्कोप बनाए जो कि छोटे से छेद से पेट के अंदर चले जाते हैं, पेट के अंदर या बच्चेदानी के अंदर, और उसका मैग्नीफाइड व्यू अपने को कैमरा पे दिखता है और उसको देखते हुए जटिल से जटिल सर्जरी भी आप आसानी से दूरबीन से कर सकते हैं। उसमें उसको आजकल की भाषा में बोलें तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, की होल सर्जरी इसके नाम से भी बोला जाता है। और करीब करीब अभी मेजॉरिटी सारी सर्जरीज जो हैं वो अपन दूरबीन द्वारा कर सकते हैं। तो दूरबीन से जो सर्जरी की जाती है उसमें मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, एक आम श्रोता की तरह से, आम दर्शक की तरह से मैं जो समझ रहा हूँ बात को, कि इसमें या तो जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस हुआ करते थे पहले, पेट का बहुत बड़ा हिस्सा काटा जाता था और बाकी हिस्से जहाँ भी सर्जरी होती थी वो बहुत लेकिन एक छोटे से हिस्से से काटी थी। इसमें ब्लड लॉस भी कम होता होगा और पिन पॉइंटेड जहाँ आपको सर्जरी करनी है, जहाँ का आपको इलाज करना, वहाँ तक पहुँच जाने में ज़्यादा आसानी रहती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि दूरबीन में इसमें टेलीस्कोप जो अंदर जाता है पेट के अंदर या किसी भी कैविटी में अपन दूरबीन से सर्जरी कर सकते हैं। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं अपने ब्रांच की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं पेट की बात करूंगी या बच्चेदानी के अंदर की बात करूंगी। जी जी। तो उसमें जो भी टेलीस्कोप जाता है उससे एकदम मैग्नीफाइड व्यू दिखता है और जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर अपन आँख से डायरेक्ट अच्छे से नहीं देख पाते हैं वो भी उसमें मैग्नीफाइड कैमरा के ऊपर दिखता है, टीवी के ऊपर दिखता है और अपन उसको अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। औजार बहुत फाइन होते हैं, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, एकदम प्रिसाइज सर्जरी होती है, तो उसके रिजल्ट्स भी अपन को अच्छे मिलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
मतलब आपको कैसे मालूम चलता है कि अब ये स्त्री रोग ऐसे कौन कौन से हैं जिसके अंदर सर्जरी ज़रूरी हो जाती है, और जो इलाज से नहीं शुरू होता? कई शरीर के ऑर्गन्स ऐसे होते होंगे जो कभी गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या उसमें और कोई डेंजरस स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पता लगाते हैं? पहले तो पता लगाना कि आप जो सर्जरी करेंगे वो तो बात की बात है, पहले सर्जरी को मालूम करने के लिए किस तरीके से आप मालूम करते हैं? जब भी कोई महिला को कुछ कंप्लेंट होती है, वो स्त्री रोग विशेषज्ञों के संपर्क में आती है, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर करती है, उनके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस आज के टाइम में अगर बोलेंगे तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी होती है, जिससे कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जी। और फिर दूसरे टेस्ट भी होते हैं। अगर सोनोग्राफी में कुछ खराबी होती है तो आगे अपन CT MRI भी कर सकते हैं। जो एंडोस्कोपी है, दूरबीन मतलब लेप्रोस्कोपी, वो भी सिर्फ डायग्नोसिस के पर्पज से भी यूज होता है। अच्छा, कभी हमको डाउट हो कि भाई नहीं, सोनोग्राफी में जो हमें दिख रहा है या उससे हम सहमत नहीं है मरीज की फाइंडिंग से, तो पेट के अंदर दूरबीन डाल के सिर्फ डायग्नोसिस के लिए भी कर सकते हैं कि डायग्नोसिस कर लिया। अदरवाइज पेशेंट की कंप्लेंट्स के हिसाब से कोई गांठ आ रही है सोनोग्राफी में, CT स्कैन में कोई गांठ आ रही है, दूरबीन उसमें MRI में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को बहुत पेन है, कई ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस भी होती है, जैसे ट्यूब में बच्चा लग गया एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में, तो सोनोग्राफी सबसे बड़ा टूल है जो डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है, मगर अल्टीमेटली उसको कंफर्म करने के लिए दूरबीन डाल के कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं भी जानना चाहता हूँ और आम पब्लिक भी आपसे जानना चाहेगी कि ऐसे कौन कौन से रोग स्त्रियों में होते हैं जिसमें शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है? बाकी रोग तो ऐसे हैं जो फिजिकल उसमें हो जाते हैं ठीक, कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे रोग जिनको शरीर के अंदर जो ज़रूरी ही है कि उनकी शल्य चिकित्सा ही होगी, जैसे ओवरी बाहर निकालना या और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, तो ये कैसी डेंजरस होती हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कौन कौन से तो रोग होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। दो चीज़ें जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के हिसाब से अगर अपन देखें तो एज के हिसाब से हम महिलाओं के अगर बीमारियों को देखेंगे जी, तो सबसे पहला आज की तारीख में अगर अपन यंग मैरिड फीमेल्स को देखते हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी, निसंतानता, ये एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा, बिल्कुल। तो निसंतानता के लिए हम आमतौर पे जांचें करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसमें कुछ खराबी होती है उसके हिसाब से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट तो मेडिकल ही चलता है, मगर कुछ ऐसी खराबियां पाई जाती है, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ हो रही है, ओवरी में कोई गांठ हो रही है, ट्यूब्स बंद हैं, तो कुछ बीमारियों का तो इलाज निसंतानता में, अगर उसमें जैसे मान लो बच्चेदानी के अंदर की तरफ गांठ है तो उसको पेट खोल के भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसको नीचे से दूरबीन से, हिस्ट्रोस्कोपी कहलाता है वो, उसको नीचे से दूरबीन डाल के और उसी से आपको निकालना पड़ेगा। बच्चेदानी के अंदर कोई पर्दा है तो उसको भी नीचे से दूरबीन डाल के हिस्ट्रोस्कोपी से ही उसको आपको कट करके और उसका सही करना पड़ेगा। ट्यूब बंद है तो भी नीचे से ही आपको ऐसा करना पड़ेगा, अपन पेट खोल के नहीं कर सकते हैं वो चीज़। तो दूरबीन इनफर्टिलिटी के लिए दूरबीन एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिसके दूरबीन सर्जरी से अपन उसके कंसीव करने के मतलब कि निसंतानता के ट्रीटमेंट में अपन काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ओवरी में कोई गांठ है तो निकाल सकते हैं, बच्चेदानी में कोई गांठ है तो निकाल सकते हैं, और कई सारी बीमारियां होती है जो कि सिर्फ अपन को दूरबीन से ही पता चल पाती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो स्त्रियों का है, जैसे अब उसमें पुरुष की कमी से अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसके अंदर क्या आपका कोई चिकित्सा काम करती है? पुरुषों के लिए दूरबीन से तो सर्जरी नहीं होती है, उनका अलग से ट्रीटमेंट चलता है। अगर उनके शुक्राणु वगैरह ठीक नहीं बन रहे हैं तो उनका मेडिसिनल ट्रीटमेंट चलता है। आगे इनफर्टिलिटी में तो खैर इलाज तो बहुत सारे हैं, IVF तक भी इलाज हैं। तो एडवांसमेंट के साथ में ऐसा नहीं है कि किसी को बच्चा, अगर बच्चेदानी है और अंडा बन रहा है तो उसको बच्चा कर सकती है, वो तरीके बहुत अलग तरीके से। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक मोस्टली मैं नहीं जानता क्योंकि मैं स्त्री रोगों से वाकिफ़ नहीं हूँ बहुत, लेकिन सुनता हूँ और अखबार में पढ़ता हूँ तो उनसे समझ में आता है, कहते हैं लोग बाग जैसे फिलोपियन ट्यूब में बच्चा फंस गया, ये क्या होता है? क्या ऐसा कि बच्चा होता है? कभी कभी ट्यूब जो है वो फेलोपियन ट्यूब है वो अच्छी नहीं होती है जी, उसमें कुछ इन्फेक्शन की वजह से पार्शियली बंद होती है या कुछ ऐसा होता है, तो बच्चा ओवरी से अंडा निकल के ट्यूब के थ्रू बच्चेदानी तक पहुंचना होता है, वहाँ पहुंचता नहीं है और बीच में ही अटक जाता है ट्यूब में।
जहाँ पे कि बच्चा ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है और अल्टीमेटली वो ट्यूब रप्चर हो जाती है। वो बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। उस केस में आपको तुरंत, अगर रप्चर हो जाती है तो तुरंत आपको सर्जरी करनी पड़ती है बिना किसी डिले के, नहीं तो पेशेंट को जान का खतरा भी होता है। इसमें डॉक्टर साहब एक रोग और होता है कि जैसे बच्चा है, बच्चेदारी, कई बार ऐसा होता है कि तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में, छठे मंथ में जाके बच्चा ड्रॉप हो जाता है, या बच्चा मरा हुआ हो जाता है, या बच्चे की डेथ हो जाती है अंदर। तो ऐसी जो क्रूशल स्थिति होती है उसमें आप लोग क्या करते हैं? उनमें तो हमें बहुत सारी जांचें भी करनी पड़ती है और बहुत सारी जांचों के बाद में क्या इन्वेस्टिगेशंस में आपको ख़राबी लग रही है उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट चलता है। कोई इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में कोई गांठ है, बच्चेदानी में कोई पर्दा है जिसका कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट चलता है। दूसरे हार्मोन्स की कमी हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट हार्मोन्स के द्वारा, वो हर मरीज़ के साथ में अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट चलता है। और जैसे बच्चे की डेथ हो गई अंदर और उसका मोमेंट बंद हो गए, तो मोमेंट बंद होने के बाद में अब बच्चे को आपको आर्टिफिशियल डिलीवरी करनी पड़ेगी। वो तो डिलीवरी करनी हाँ, तो उसमें आप किस तरीके से वो करते हैं? वो तो दर्द चालू करके उसको जैसा नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसा नॉर्मली 99% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कभी बार कोई रिस्क फैक्टर हो कि जिसमें माँ की जान को भी खतरा हो तो फिर ऑपरेशन से भी निकालना पड़ सकता है। तो दूरबीन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो शरीर के मतलब पहले हिस्सा कोई काटना पड़ता है तब कैमरा जाता है, या कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसके अंदर कैमरे में काटने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही काटने की जरूरत नहीं हो। जो हिस्ट्रोस्कोपी कहें, गायनी अगर स्त्री रोगों के लिए बोलेंगे तो दो तरह के टेलीस्कोप यूज होते हैं। एक कहलाता है हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें कुछ काटने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बच्चेदानी का मुंह नीचे से वैसे ही खुला होता है, तो वो बच्चेदानी के मुंह से अंदर जाता है नीचे से। और बच्चेदानी के अंदर जहाँ पे बच्चा लगता है, बच्चा पनपता है, उसको वहाँ पे आराम से वो पूरी अंदर की सतह को देखता है। वहाँ पे कोई ट्यूमर हो, कोई खराबी हो, पर्दा हो, ट्यूब बंद हो, ये सब का ऑपरेशन वो नीचे से होता है, तो उसमें कोई टांका नहीं होता है। मगर बाकी जो दूसरी स्त्री रोगों की बात करें अपन, जैसे ओवरी में कोई ट्यूमर है, ट्यूब में बच्चा लग गया है, यूट्रस में कोई ट्यूमर है, या कोई ट्यूमर नहीं होते हुए भी किसी को, महिला को दवाई से कोई रिलीफ नहीं आ रहा है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है एक एज के बाद में, 40-45 के बाद में, जबकि उसको बच्चे नहीं करने हैं और बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें लेप्रोस्कोपी कहलाता है। वो लेप्रोस्कोप में 1 सेंटीमीटर का चीरा, लेप्रोस्कोप मतलब दूरबीन टेलीस्कोप डालने के लिए होता है, और 2-3 बहुत माइन्यूट से छेद होते हैं जिनमें से बहुत फाइन औजार जाते हैं। उसी से उसकी सर्जरी होती है। पेट के अंदर अपन थोड़ा गैस भरते हैं ताकि वो फूला रहे और उसके अंदर अपन को सब ऑर्गन दिखाई दे, और फिर वो सारी सर्जरी होती है। अच्छा, जैसे सर्जरी जो है, जैसे कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसकी जांच और इसमें कोई आपका वो नहीं होता? जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट तो स्त्री का पार्ट है, तो स्त्री रोगों से जुड़ी हुई समस्या है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उसमें? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर हम लोग नहीं डील करते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्योंकि आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है जी। ऑन्को सर्जन सब जगह अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो या फिर जनरल सर्जन अवेलेबल होते हैं, तो वो ही उसको डील करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, वो फैल सकता है, ओवरी पे भी फैल सकता है या यूट्रस पे फैल सकता है, ऐसा कुछ होता है, तो हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन इलाज में रहता है। एक मैं बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अगर ये यंग जो लड़कियाँ होती हैं उनको आप क्या सजेस्ट कर देंगे? जैसे कि मैरिज की कोई जैसे उम्र होती है, वो कम उम्र में होने से बच्चों की प्रॉब्लम कम होती है, शादी अगर बहुत लेट हुई तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। आप ये इसको एक सामाजिक विषय है, इस सामाजिक विषय पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। आज के एरा में अपन देखें तो बहुत जल्दी शादियां सिर्फ शायद बहुत ही कम कम्युनिटी में होती है जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, या पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, उनकी शादियां कर दें। तो बहुत कम एज में अगर उनकी शादियां होती तो उनका इतना मानसिक और फिजिकल दोनों विकास इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसमें प्रेगनेंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी ज़्यादा होती है, और उसको महिला का अपना स्वास्थ्य भी खराब होता है। मगर आज के सिनेरियो में अगर देखें शहरों में तो ज़्यादातर लेट मैरिज प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो जितना लेट मैरिज होती है, एक ओवरीज जो है वो एक एज के साथ साथ उसका फंक्शन कम होता जाता है। तो आपके अच्छे क्वालिटी के अंडे बनने, जैसे आप 35-40 के पास जाएंगे तो फिर आपका फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए राइट टाइम में प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है, बट आजकल सब करियर ओरिएंटेड होने से वो। तो वैसे आप एज क्या मानते हैं कि कौन सी एज से लेकर कौन सी एज ऐसी जो बेहतरीन एज है बच्चों के लिए?
बच्चे पैदा करने के लिए वैसे तो 25 to 32 हम आज के एरा में अपन बोलेंगे तो 25 to 32 के बीच में फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए जी जी आइडियली। पर अब आजकल मैरिज ही 30 के बाद ही होती है, तो वो हाँ, एक बड़ा मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल काम है वो। हाँ, तो इसमें मेनोपॉज वाला भी एक प्रॉब्लम आती है महिलाओं को, वो मेनोपॉज का क्या वो है, मैं उसको भी जानना चाहूँगा, क्यूरियोसिटी मेरी। मेनोपॉज में ऐसा है कि जो महिलाओं का जैसे रिप्रोडक्टिव एज एक कहलाती है कि जब से माहवारी चालू होती है और माहवारी खत्म होती है। जी। माहवारी खत्म होने को मेनोपॉज कहते हैं, क्योंकि माहवारी खत्म हो गई, अभी 6 महीने से बंद है, अभी माहवारी नहीं आ रही है। तो नॉर्मली एक ये 45 से 50 साल के बीच में सब महिलाओं की नॉर्मली बंद होती है, अनलेस कि उनको कोई बीमारी हो। तो ये जो बीच का पीरियड है रिप्रोडक्टिव एज, उसमें ओवरीज जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ओवरीज अंडे बनाती है जी। मगर ओवरी में अंडे लिमिटेड लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो वो धीरे 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 करके ओवरीज आपका 45-50 जब मेनोपॉज होना है तो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देती है, और जो बॉडी में फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बनना बंद हो जाता है। ओके। तो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल वेलबींग के लिए ज़रूरी होता है। वो कम हो जाता है तो कई सारे मूड स्विंग्स और हड्डियां कमज़ोर होना, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स पहले नहीं होती है महिलाओं को 45 साल के पहले, वो बाद में बढ़ने लगती है। तो किसी को ज़्यादा सिम्टम्स हो तो फिर हार्मोन्स रिप्लेस किया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल, अब मैं ये जो मैंने सवाल तैयार किए थे कि आपसे पूछूंगा, वो सवाल तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। मेरे को मुझे लग रहा है कि जो जनता चाहती है या जनता में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक वायरस होता है प्रेगनेंसी के अंदर, वायरस होता है, कहते हैं साहब रूबेला वायरस है, ये फलाना है, उससे आने वाली जो वो होगी, वो जो बच्चा आने वाला है वो लंगड़ा होगा, अंधा होगा, लूला होगा, ऐसा कुछ होता है। भ्रांति है या ये सच्चाई है? नहीं नहीं, ये भ्रांति नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बच्चा डेवलप होता है जी, सारे ऑर्गन्स, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स बच्चे के 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में डेवलप होते हैं जी। बाद में उनकी ग्रोथ होती है, बट जो बेसिक डेवलपमेंट है वो उस टाइम में चालू हो जाता है। तो उस टाइम किसी तरह का वायरल इंसल्ट, हर वायरस खराब करेगा ऐसा नहीं है, मगर कुछ वायरस होते हैं जो ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं, जो बच्चे की बनावट खराब करते हैं। जैसे रूबेला है, रूबेला को खराब माना जाता है अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में वो बच्चे को एक्सपोज होता है तो उसमें मालफॉर्मेशन जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है, दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो ये वायरस इन्फेक्शन फर्स्ट 3 मंथ्स में आइडियली नहीं आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप बच्चा स्वस्थ बच्चा है और बिल्कुल माँ भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है, अचानक अपने को अंदर जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य की देख रेख किस तरीके से करनी चाहिए एक माँ को, ये आप थोड़ा सा बताएं ताकि लोग बागों को फ़ायदा हो। जब प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले जैसे ही महिला को पता चलता है कि भाई उसको प्रेगनेंसी हो सकती है या प्रेगनेंसी है तो उसको टेस्ट करना चाहिए, जो कि आजकल होम किट भी अवेलेबल है। महिला खुद अपना टेस्ट कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे प्रेगनेंसी के पहले ही एक तो उनको कुछ फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए, उससे बच्चे की क्वालिटी सही लगती है। और चांसेस अबॉर्शन के चांस या ख़राब बच्चा बनने के चांस कम हो जाते हैं। ऐसा 100% ज़ीरो होगा ऐसा नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है उसको अपने पास में जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, अदरवाइज अगर कहीं पेरिफेरी में है और स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है तो भी कोई भी डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए। और जो भी सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री में सप्लाई होती है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की, वो लेना चाहिए। और जो भी वायरल मार्कर्स हैं, दूसरे इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड ग्रुप है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, ये सब टेस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स के उसी में कर लेना चाहिए। और फिर सोनोग्राफी तो बेस्ट टूल है ही हमें ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा सही ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और टाइम टू टाइम उनको अपना एंटीनेटल विजिट लेना चाहिए जी। अगर मिनिमम भी बोलें किसी को तो 3 बार तो मिनिमम है ही, एकदम मिनिमम बोलेंगे तो। अदरवाइज़ तो हम जैसा हम शुरू में 1-1 महीने से बुलाते हैं, चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6ठे महीने में, बाद में थोड़ा 15-15 दिन में हम उनका चेकअप करते हैं कि बच्चा सही ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको खून की कमी तो नहीं हो रही है माँ को, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट सप्लीमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि अबॉर्शन को लेकर इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा ड्रामा हर युग में हुआ है। कभी भी ये स्वतंत्र न्यायिक दृष्टि से भी अबॉर्शन के मामले में होता है, और बहुत सारे लोग बाग, बहुत सारी तो महिला चिकित्सक ऐसी हैं जो सिर्फ अबॉर्शन से ही अपना कारोबार चलाकर इस लेवल तक पहुंच गई। आपके बारे में अलग हुआ है मेरी धारणा, क्योंकि आप तो बहुत
अलग किस्म से हैं। बाकी लोग बागों ने मैंने देखा कि अजमेर के अंदर बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ सिर्फ अबॉर्शन से ही काम चल रहा है। अब अवैध और वैध अबॉर्शन, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा आपसे। अवैध बोले तो हिंदू अपने इंडिया में या भारत में एमटीपी एक्ट एक रूल बना हुआ है जिसके तहत फिक्स रूल है कि किस मरीज का अबॉर्शन अपन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, कौन डॉक्टर अबॉर्शन करने के लिए लीगली कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन सी प्लेस है जहाँ पे अबॉर्शन किया जा सकता है, कौन सी प्लेस है जहाँ पे नहीं किया जा सकता है जी। तो कायदे से सब सेंटर्स लिस्टेड हैं, उनको आपको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ में कि मेरा ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पे इतने अबॉर्शन करना चाहती हूँ। वो हमें परमिशन देंगे और हर महीने उसकी हम रिपोर्ट करेंगे कि हमने ये इस महीने में ये काम किया, किसका किया। तो जहाँ तक लीगल अबॉर्शन की सवाल है अपने यहाँ पे, क्योंकि फ्रीडम है। लीगल और इलीगल, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है। लीगल वही है जो विद द रूल कर रहे हैं। विद द रूल हमारे यहाँ पे 20 वीक्स तक एक गायनेकोलॉजिस्ट की कंसेंट से हम बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। अबॉर्ट करने की शर्त ये होगी कि डॉक्टर ये सजेस्ट करेगा कि अगर इसका अबॉर्शन नहीं किया गया तो ये महिला के लिए नुकसानदायक होगा, या नहीं, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट की विश भी हो सकती है कि उसको पैदा नहीं करना है। अच्छा, ये है। हाँ, उसकी पेशेंट की विश है कि वो, उसकी चॉइस है कि उसको नहीं पैदा करना है, वो अबॉर्ट कर सकती है। मगर 20 हफ्ते से ज़्यादा अगर है तो नहीं कर सकते। 20 से 24 हफ्ते के बीच में आपको 2 गायनेकोलॉजिस्ट की कंसेंट चाहिए कि उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 24 हफ्ते से ज़्यादा पे अबॉर्शन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि कभी जैसे सोनोग्राफी में कोई आपको ऐसा मिला कि ये बच्चा बिल्कुल विकलांग या ऐसा पैदा होने वाला है जो कि आपकी सोसाइटी पे और बच्चे के लिए, खुद के लिए सफरिंग है और सोसाइटी के लिए भी सफरिंग है उसको, और या वो जिंदा रहेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने तक मरीज दिखाने नहीं आ रहा है, महिला दिखाने नहीं आ रही है, बाद में आई जब सोनोग्राफी करा पता चला है उसका सिर ही नहीं बना हुआ है। वो बच्चा जिंदा तो नहीं रह सकता है मगर उसको हम गिरा भी नहीं सकते हैं क्योंकि 24 हफ्ते से ऊपर हो गया। तो उसके लिए महिला को अलग से कोर्ट से और CMHO से और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद में उसको, वो अगर मेडिकल बोर्ड समझता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो उसकी डिलीवरी करा सकते हैं। एक व्यक्तिगत मैं सवाल पूछूंगा आपसे, हालांकि आपकी चिकित्सा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों की जिज्ञासा भी हो सकती है, कम से कम मेरी तो है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो रेप हो जाते हैं, रेप के बाद में जब महिला कंसीव कर लेती है, बच्ची कंसीव कर लेती है, तो क्या कानूनी दृष्टि से इससे अबॉर्शन की उसमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? अबॉर्शन की उसमें श्रेणी में तो वो आती है अगर उसकी विश है कि वो अबॉर्ट करना चाहती है जी, मगर लॉ उस पर भी चलेगा ये कि जो MTP एक्ट है 20 हफ्ते तक हम कर सकते हैं, तो वो लॉ उस पर भी चलेगा। ये नहीं कि वो 9 महीने पे आके कहे कि मेरे बच्चे को मार दो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। लॉ के हिसाब से ही उसका जो है वो टर्मिनेशन होगा। अच्छा, इसके बाद में जैसे ऑपरेशंस होते हैं आपके, बड़े बहुत मेजर ऑपरेशंस भी होते हैं, उसके बाद में मरीजों को क्या सलाह देंगे कि क्या क्या करना चाहिए, कि सावधानियां, मतलब आई मीन कि पोस्ट ऑपरेटेड सावधानियां क्या हो सकती? अभी देखिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस हैं, सर्जरी के एज सच देखें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा वो टाइम गया कि जब कहेंगे कि 6 महीने तक तुमको रेस्ट ही करना है, 6 महीने तक तुमको हिलना नहीं है। ज़्यादातर सर्जरी में नॉर्मल अपना रूटीन महिला मेजर से मेजर सर्जरी में भी 10, 12, 15 दिन में वो अपना एक्टिविटी रीगेन कर लेती है सारी। तो इतना मेजरली कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखे और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब होती है वो ले। अब एक और बात हुई कि पिछले 2 दशकों के अंदर सिजेरियन ऑपरेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हुए, जबकि पुराने ज़माने में कभी नहीं हुआ करते थे। बच्चे ऑर्डिनरी रूप में हो जाया करते थे, लेकिन आजकल सिजेरियन से डॉक्टर भी चाहते हैं और मरीज भी चाहने लगे हैं। अब इसके पीछे में क्या वो है? अगर देखें तो पुराने ज़माने में बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे जी, उसमें से 50% रह गए तो भी चलेगा और 50% नहीं रहे तो भी चलेगा। माँ जो होती, स्त्री जो होती थी, वो भी इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती थी। आज अभी महिलाओं के पास ऐसा 0.1% भी कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि उसके 0.1% भी उसके बच्चे को कोई खतरा हो जाए जी।
डॉक्टर भी नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट का बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ नहीं पैदा हो। तो जो और टॉलरेंस देखें तो आजकल के बच्चों की टॉलरेंस भी थोड़ा कम है लेबर पेन्स के लिए। बिल्कुल बहुत तो ये सब चीज़ें मिलके कुल मिला के सिनेरियो ये है कि सबको सिर्फ 2 ही बच्चे करने हैं और कोई लॉस हम सहन नहीं कर सकते हैं। किसी का भी एक बच्चा भी अगर मान लो ख़राब होता है, अबॉर्शन भी हो जाता है 2 महीने का, उसमें ही दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो इतनी एंग्जाइटी होती है, मेरा ये नहीं हो जाए, मेरा बच्चा नहीं गिर जाए, मेरा वो नहीं हो जाए। तो ये सब चीज़ें हम अवेयरनेस तो आई है, अवेयरनेस होने से कह सकते हैं दोनों के पार्ट पे हैं। ऐसा नहीं है कि सर्जन हमेशा या गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोनों तरफ से थोड़ा ऐसा होता है कि हमें 100% देना है। उसी में फिर सिजेरियन रेट बढ़ जाती है, सिजेरियन रेट बढ़ जाती है। और मोस्टली जो लोग डॉक्टर भी यही पसंद करते हैं कि सिजेरियन से होता है कि सरलता से हो जाए ऑपरेशन। चलिए खैर ये कोई वो नहीं हुआ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मित्तल हॉस्पिटल में क्यों काम करती हैं? आप तो प्राइवेट भी आपका बहुत, मित्तल हॉस्पिटल से भी ज़्यादा काम होता है, नाम आपका इतना है। आज मैं कहता हूँ अजमेर संभाग के अंदर महिला चिकित्सा के अंदर अगर कोई नाम लिया जाएगा तो डॉक्टर प्रीतम कोठारी कोई बता देगा। आप बस स्टैंड से उतरिए, रेलवे स्टेशन से उतरिए और आप कहें कि डॉक्टर प्रीतम के यहाँ जाना है, वो बिना पूछे आपको यहाँ ले आएंगे वैशाली नगर के अंदर कि आपका घर है ये, आपके यहाँ ले आएंगे। तो आपने हॉस्पिटल क्यों चुना? मित्तल हॉस्पिटल जी, मैं बेसिकली तो वैसे पहले लेक्चरर थी जानाना हॉस्पिटल में जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में के अपने फ़ायदे नुकसान सब होते ही हैं, जैसा हम सब समझते हैं जी। वहाँ का अपना एक काम करने का तरीका अलग होता है, कुछ हट के करना है, कुछ अच्छा करना है। ये सोच के मैंने शायद मित्तल हॉस्पिटल एक पहला अस्पताल इस अजमेर में आया था ऐसा कि जो कॉरपोरेट अस्पताल और अच्छी सुविधाओं के साथ तो अच्छा काम करने को मिलेगा। यही सोच के मैंने गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली छोड़ दिया था और मित्तल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था ताकि मैं अपनी पसंद का कुछ नया काम कर पाऊँ। मित्तल हॉस्पिटल अजमेर के अन्य स्त्री रोगों के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बेहतर है, ऐसा आप समझती हैं, और क्यों? डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि जो लेवल्स मेंटेन किए जाते हैं NABH रूल के हिसाब से भी और उसके पहले भी। जब तक NABH तो अभी कुछ सालों से ये चला है कि NABH एक्रेडिटेशन होना चाहिए, ये उसके रूल्स हैं, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, बट उसके पहले भी मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलते हैं। इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 होती है हमारी। बिल्कुल हमें किसी भी पेशेंट पे ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि इसको हमने सर्जरी करी तो इसको पोस्ट ऑप इन्फेक्शन हो जाएगा। क्वालिटी सब मेंटेन होती है, सब सुविधाएं आपको मिलती हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, उसका एक अलग आनंद होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो भ्रांति है वो ये है कि मित्तल हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, जबकि ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसे अगर हम कंपेयर करेंगे अजमेर को दूसरे शहरों से जी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है हर मरीज का पेइंग कैपेसिटी अलग होती है, आप जिस लेवल की सर्विसेज चाहोगे उस हिसाब से वो लेवल आपका मेंटेन नहीं हो सकता है विदाउट एक्सपेंसेस। नहीं, लेकिन फिर भी सरकारी योजनाएं इतनी हैं जो आपके हॉस्पिटल में चल रही हैं। अभी तो सभी तो सारी तो अब तो आम आदमी रिक्शे वाला भी आपके यहाँ जाके इलाज करा सकता है। हमारे यहाँ पे ESI का होता है, गवर्नमेंट सारे होते हैं, रेलवे सारे होते हैं, पेंशनर्स सारे होते हैं, तो इनका तो खर्चा बहुत ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अपना फिक्स पैकेज डाल रखा है जी, जी, जी। और वो देखें तो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल। तो बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, आपने देखा कि डॉक्टर प्रीतम कोठारी ने किस आसान शब्दों में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जो आपके दिल में थे हैं, और मैंने भी पूछने में कोई कसर नहीं रखी। वो सारे सवाल पूछे जो इस लिस्ट में थे ही नहीं, और इसलिए पूछे मुझे कि मुझे मालूम था कि आम आदमी किस सवालों से जूझ रहा है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, उनकी बहनें, उनकी माएँ और उनके जो परिवार की जो पत्नी, सारे जो परिवार, सामाजिक ढांचा जिस तरीके से महिलाओं पर केंद्रित होता है, और महिलाओं की बीमारियां बहुत जटिल होती हैं जिन्हें पुरुष नहीं समझ पाते। पुरुष प्रधान समाज के लिए जिस तरीके की बीमारियों का आपने उल्लेख किया और जिस आसान ज़बान में किया, मैं आप लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।